नमस्कार और स्टॉक मार्केट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एग्जाम्पल के लिए शेयर बाजार कैसे काम करता है, कैसे रिटर्न देता है और किन बातों का पालन करके आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और आप इससे कैसे घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास भी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनको बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल देखें तो इन्फोसिस कंपनी एक बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। तो इन्फोसिस कंपनी का फर्स्ट आईपीओ 1993 में लाया गया। जो कोई आईपीओ के बारे में नहीं जानता है तो मैं उसको बता दूं, आईपीओ का स्टैंड है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के तहत ही हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्फोसिस कंपनी का आईपीओ 1993 में लाया गया। तब इसका एक शेयर का प्राइस 95 रुपए था, जबकि धीरे धीरे लगातार इन्फोसिस कंपनी ग्रो भी हो रही थी। और 1993 में इन्फोसिस कंपनी के आईपीओ में अगर हम लोग 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो आज इसकी कीमत 11 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती। बीते 27 सालों में इन्फोसिस कंपनी ने 41% का सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना गया है। बात करते हैं देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक रिलायंस इंडस्ट्री। इसका आईपीओ 1997 में लाया गया, जो कि बहुत ही अच्छा आईपीओ माना जाता है उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर इस आईपीओ में आप 10,000 रुपए 1997 में इन्वेस्ट करते तो आज इनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इस तरह की कई सफलता ही कहानियां हैं। साथ ही इस निवेश की दुनिया में कई विफलता भी कहानियां हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इन गलतियों से क्या सीखना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे वॉरेन बफेट, रे डालियो एंड कॉर्लिस स्लिम हेलो ने बाजार में अरबों रुपए कैसे कमाए। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाने की चाह रखते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर बाजार के इतिहास से 1602 तक कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए 2 तरीके से पूंजी जुटाती थीं। पहले वह कंपनी अपने ओनर से कहती थी, ओनर से पैसे लेके कंपनी को एक्सपैंड करते थे। दूसरा ऋण लेना, यानी कि उधार लेना। उस टाइम कई ऐसी संस्थाएं थीं जो दूसरी कंपनी को उधार देती थी अपनी कंपनी को बढ़ाने व एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन वर्ष 1602 में डच इंडिया एक नई अवधारणा लेकर आया। इस अवधारणा में उन्होंने लोगों से पैसे लिए और उन्हें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे दी। ये डच इंडिया कंपनी का प्रारूप इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि सभी कंपनियों ने इसे ही अपनी कंपनी में अप्लाई करने के बारे में सोचा। बाकी अदर कंपनियों ने भी पब्लिक से पैसे लेके उन्हें अपनी कंपनी में ओनरशिप दे दी। इन सब बातों के बीच स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया, जो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। यह अवधारणा इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे अन्य देशों की कंपनियों में भी ये फैल गई। इस तरह अलग अलग देशों में शेयर बाजार की शुरुआत हुई। 1773 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई और 1870 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। एनएससी, जिसे हम लोग एनएससी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी वॉल स्ट्रीट पर है, जिसके कारण इसे द वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। 1875 में भारत में बॉम्बे स्टॉक एजेंसी की स्थापना हुई, जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएससी से पहले बॉम्बे टाउन हॉल में बरगद के पेड़ के बाहर लोग शेयर खरीदते और बेचते थे। बीएससी के बाद कई अन्य स्टॉक एक्सचेंजों का उदय हुआ, जैसे 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज आया और 1908 में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी लाया गया और 1986 में मगध स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। इसके बाद 1992 में हर्षद मेहता घोटाला आया और ये घोटाला बहुत ही बड़ा स्टॉक स्कैम माना जाता है। इसके बाद 1992 में बीएससी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन 1992 के घोटाले के बाद, यानी कि स्कैम के बाद, भारत सरकार को भारत में एक और शक्तिशाली स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस तरह 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। पहले भारत में सिर्फ बीएससी था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज यूनिट था। लेकिन इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने एनएससी की भी शुरुआत की, तो यहाँ पे अब इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज यूनिट हैं। तो 1994 में एनएससी में स्टॉक ट्रेडिंग शुरू हो गई है। आज एनएससी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित हैं। बीएससी दलाल स्ट्रीट पर स्थित है, जबकि एनएससी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में स्थित है। बीएससी ने एनएससी का अनुसरण करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की है। फिर 1996 में डीमैट अकाउंट आया, जिससे शेयर ऑनलाइन स्टोर किए गए। डीमैट फिजिकल रूप में खरीदते थे, जो कि बहुत ही डैमेज हो जाते थे या फट जाते थे या चोरी हो जाते थे। अकाउंट आने और डीमैट अकाउंट आने के बाद ये समस्या दूर हो गई। 1996 में निफ्टी 50 जो एनएससी का मुख्य स्टॉक है शुरू किया गया और 1986 में सेक्सेस जो बीएस मुख्य स्टॉक है वो भी शुरू किया गया।
सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, इस पर इन सीरीज में आगे चर्चा की जाएगी। हम बात करेंगे शेयर बाजार के रिटर्न की। शेयर बाजार में दो तरीके के रिटर्न होते हैं, एक डिविडेंड और दूसरा स्टॉक मार्केट रिटर्न से मिलने वाला रिटर्न। तो चलिए डिविडेंड के साथ शुरू करते हैं। जब कोई कंपनी अपने कुछ लाभ शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि कंपनी अपने शेयर का प्राइस कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में लोगों को दे। ये टोटली डिपेंड होता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। शेयर होल्डर को डिविडेंड देना या नहीं देना कंपनी के मैनेजमेंट पे ही डिपेंड होता है। यदि मैनेजमेंट अगर चाहे तो ये डिविडेंड दे सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देने और कंपनी के विकास में पूरे पैसे को फिर निवेश करने के बारे में सोचती है तो वह ऐसा कर सकते हैं। कई कंपनियां हैं जो नियमित प्रॉफिट देती हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, कोल इंडिया एंड ऑयल इंडिया एक्सेट्रा। ऐसी ही कई कंपनियां हैं जो प्रॉफिट नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे डी-मार्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर TCS की बात करें तो आज TCS के शेयर की कीमत 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड उन्होंने 3000 शेयर होल्डर्स को वापस किए। कई सरकारी कंपनियां नियमित डिविडेंड देती हैं और इस वजह से कई इन्वेस्टर्स डिविडेंड को ही देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं और उन सरकारी कंपनियों में निवेश करते हैं जो नियमित प्रॉफिट के साथ भी डिविडेंड देती हैं, जैसे कोल इंडिया, गेल इंडिया, ऑयल इंडिया, ONGC आदि, जो कि गवर्नमेंट कंपनी हैं। जैसी सरकारी कंपनियां नियमित प्रॉफिट देती हैं, लेकिन सिर्फ डिविडेंड स्ट्रैटेजी के चलते हुए आप इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि क्यों? खैर, हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अब हम एक अन्य प्रकार के रिटर्न के बारे में बात करेंगे जो आपको शेयर बाजार में उच्च शेयर मूल्य से मिलता है। जब कोई कंपनी लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत लंबी अवधि में बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह लंबी अवधि में कोई कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो लंबी अवधि में शेयर की कीमत में भारी गिरावट आती है। शॉर्ट टर्म में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर की कीमत कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से चलती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री के बात करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और इसके व्यापार में काफी अच्छी वृद्धि भी हुई है। इस वजह से इसके शेयर की कीमत कमाल का प्रदर्शन कर रही है। पिछले कुछ सालों में इसे सालाना 15% का कंपाउंड रिटर्न दिया है। अनिल अंबानी समूह की कंपनी बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन पिछले कुछ सालों में खराब प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते ही हाल ही में उन्होंने बैंकरप्ट के लिए अप्लाई किया। वर्ष 2008 में रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर की कीमत 750 थी, जो कि अब 1.5 रुपए हो गई है। इसलिए यदि आप उच्च शेयर मूल्य का लाभ चाहते हैं तो आपको उन व्यवसायों पर ध्यान देना होगा जो लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कई बार लोग किसी कंपनी में निवेश करते समय डिविडेंड को ही देख के इन्वेस्ट कर देते हैं और वे अपनी कंपनी के व्यवसाय पर ध्यान नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ONGC की बात करें तो यह एक सरकारी कंपनी है जो नियमित रूप से डिविडेंड देती है, लेकिन इसका कारोबार प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 2010 में ONGC ने 19,000 करोड़ का लाभ दिया और 2020 में वह लाभ घटकर 10,900 करोड़ रुपए हो गया। इसके खराब प्रदर्शन के कारण इसके शेयर की कीमत में भी गिरावट आने लगी है। 2010 में इसके शेयर की कीमत 226 रुपए थी और 2021 में इसके शेयर की कीमत 96 रुपए है। इस तरह कई कंपनियां जिन्होंने नियमित डिविडेंड दिया लेकिन उनके शेयर की कीमत में वृद्धि नहीं हुई, ये नेगेटिव में चले गए। उदाहरण के तौर पे इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया। कोल इंडिया ने -9% का रिटर्न दिया और गेल इंडिया ने -3% का रिटर्न दिया और ऑयल इंडिया ने -10% का वार्षिक रिटर्न दिया। इससे हमें पता चलता है कि केवल डिविडेंड या मेन केंद्रित करके हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें व्यवसाय के विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो अच्छा लाभ देने के साथ साथ अच्छा व्यवसायिक प्रदर्शन भी करती हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, रिलायंस इंडस्ट्री आदि। तो आपको ऐसी कंपनियों को ही खोजने की जरूरत है। तो आज हम यहीं रुकेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे कम इन्वेस्ट करके बिना किसी नॉलेज के आप पैसा कैसे कमा सकते हैं तो हमें कमेंट करें और हम आपके लिए अगली वीडियो में जरूर आपको यह बताएंगे कि घर बैठे आप अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।